अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 403 का क्विज़ नंबर 2 करवाया जाएगा। इजी क्विज़ है, मुश्किल नहीं था आपका, बशर्ते कि आपने थोड़ा सा जो है वो पढ़ा हुआ हो। इंशाल्लाह आपके साथ मैं करंटली पेपर भी शेयर कर दूंगा अपने इसी चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बाय मिस्टेक मुझसे स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अ डैश एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की दैट इज पार्टली और टोटली ड्राइव फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी इन द रिलेशनशिप। वगैरह की ऐसी कौन सी की है जो कि टोटली डिपेंड करती है, टोटली जो है वो किसी भी रिलेशनशिप के साथ जो है पेरेंट एंटिटी के साथ ड्राइव करती है, तो वो वीक एंटिटी होती है। हैंडआउट्स के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात गूगल पे आपको मिल जाएगी कि वीक एंटिटी ऐसी होती है जो कि प्राइमरी की के साथ जो है पार्टली और टोटली ड्राइव होती है पेरेंट किसी भी एंटिटी के साथ। अब देखें, रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो वीक जो होगा इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये देखें कि अ वीक एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की दैट इज पार्टली और टोटली ड्राइव फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी इन द रिलेशनशिप। अब आपको खुद बता रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर जो ऐसी की है जो कि पार्टली तौर पे, पार्टली मतलब होता है कि आधी, और टोटली या पूरी जो है वो ड्राइव करती है किसी भी पेरेंट पे, एंटिटी पे, तो वो हमारे पास वीकेस्ट एंटिटी कहलाती है। ये आपसे डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल। ऐसा कौन सा इसके आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो है वो कॉन्स्ट्रेंट इंक्लूड होगा टेबल की डेफिनेशन में, तो वो नल है। NULL जो नल होता है, ये ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जो कि शामिल होता है जनाब टेबल की डेफिनेशन में। हैंडआउट्स के मुताबिक इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिस कॉन्स्ट्रेंट इज इंक्लूड, ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो कॉन्स्ट्रेंट होता है ये इंक्लूड होता है किसके अंदर, डेफिनेशन ऑफ टेबल, टेबल के अंदर कौन सा, नल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, दिस कॉन्स्ट्रेंट इज इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ टेबल, तो नल जो कॉन्स्ट्रेंट होता है ये इंक्लूड होता है जनाब डेफिनेशन ऑफ टेबल के अंदर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड द नल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, ये आपके मिड टर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले बताया हुआ है कि वो बातें अच्छी तरह से याद रखा करें, या ये चीज़ें याद रखा करें जो पेपर में आपके आती हैं। ठीक है, ये जो क्विज़ेस होते हैं ना, आप यही मिड टर्म में आपसे पूछे जा रहे होते हैं। उसके आगे जनाब द बेसिक पर्पस ऑफ डायमंड इन ER डायग्राम, जो बेसिक पर्पस होता है डायमंड का वो क्या शो करता है, तो वो रिलेशनशिप्स को शो करता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया था, लेकिन मैंने इसका आगे जो ठीक लगाने के बाद, जो आपका जवाब ठीक लगाने के बाद जो है मैंने आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लिया था। जो बेसिक पर्पस होते हैं डायमंड के, वो ER डायग्राम के अंदर जो है वो रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसका एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये बात याद रखें कि जो बेसिक पर्पस है डायमंड का ER डायग्राम के अंदर, तो वो यही है कि वो रिलेशनशिप को शो करे कि किस एंटिटी का किस एंटिटी के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है। यहाँ से इसको देखते हैं, तो इसका अब आई थिंक प्रूफ मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिया, मैं आपको जो है वो हैंडआउट से कंफर्म कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, इधर आपको समरी के अंदर बताया जा रहा है कि सैम्पल फॉर रिलेशनशिप का क्या काम होता है, शोज एज अ डायमंड, यानी डायमंड का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि वो रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो होगा ये शो करवाया जाएगा डायमंड की मदद से। ये पेज नंबर 86 पे अवेलेबल है, इसको याद रखें। ये वाले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, तो ये आपने एज अ मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो याद करना है। तो यहाँ पर जो बेसिक पर्पस होगा किसी भी डायमंड का ER डायग्राम के अंदर, वो रिलेशनशिप को शो करना होगा। उसके आगे द एट्रीब्यूट्स दैट इज कैलकुलेटेड, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, दूसरे एट्रीब्यूट से, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसका प्रूफ मुझे जो है वो हैंडआउट्स के अंदर नहीं मिला, लेकिन मैंने ये इसको गूगल पे सर्च किया था, तो मुझे गूगल पे इसका जो एविडेंस है वो मिल गया था। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि कैलकुलेट होते हैं अदर एट्रीब्यूट से, वो हमेशा ड्राइव एट्रीब्यूट जो हैं वो कहलाते हैं। एक दफ़ा हैंडआउट से ड्राइव एट्रीब्यूट की मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको वाज़ह तौर पे बता रहा है कि ये क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ड्राइव, यानी CGPA है, ये स्टूडेंट का है। अब जिस तरह क्या हुआ, CGPA जो है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, तो आपको यहाँ से पता लगा जो CGPA है बेसिकली ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो किस पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। अगर स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली उसका CGPA होगा ना, अगर स्टूडेंट नहीं है तो उसका CGPA भी नहीं है। अब यहाँ पे देखें आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ये भी आपके पेपर में और आपके MCQ में पूछी जा सकती है कि रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेलिटीज इन बिटवीन एंटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह यहाँ पे देखें प्रोग्राम, अब प्रोग्राम क्या है, कोर्सेज, फिर उसके आगे स्टूडेंट। अब डेफिनेटली स्टूडेंट होगा तो वो प्रोग्राम को सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट होगा तो वो कोर्सेज को सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट होगा तो उसका CGPA होगा, स्टूडेंट होगा तो उसका एड्रेस होगा, स्टूडेंट होगा तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी तमाम तर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं स्टूडेंट पे।
ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसे एट्रीब्यूट जो डिपेंड करेंगे किसी भी स्टूडेंट पे या किसी भी अदर क्लासेस पे, अदर एट्रीब्यूट्स पे, तो वो हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट्स होंगे। ये डेफिनेशन या इसी कॉन्सेप्ट से हमेशा अपनी बात को याद रखें या मेरी बात को याद रखें कि जिस तरह प्रोग्राम है तो प्रोग्राम किस पे डिपेंड करता है जी, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। दिस मीन कि स्टूडेंट के बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे एट्रीब्यूट जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट से, दूसरे एट्रीब्यूट से, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकता, सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो खाली एट्रीब्यूट है, और जो कंपोजिट है वो उसका मतलब होता है कि दो एट्रीब्यूट्स मिलकर एक जो है वो एट्रीब्यूट को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कंपोजिट होगा। और मल्टी वैल्यू का मतलब है जिसके अंदर वैल्यूज ज़्यादा हैं, तो वो ये भी नहीं होगा। तो ड्राइव एट्रीब्यूट जो होगा इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे देखें, फॉर विच बाइनरी ऑपरेशन, किस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर रिलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूनियन कंपैटिबल। कह रहे हैं किस बाइनरी रिलेशन के अंदर जो है वो रिलेशन जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती यूनियन कंपैटिबिलिटी की। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो यूनियन होता है इसको कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए प्रूफ ले रखा है मैंने, द कार्टेशियन प्रोडक्ट नीड नॉट टू यूनियन कंपैटिबल। अब यहाँ पे आपको ना इनडायरेक्टली बताया गया, लेकिन जवाब इसका ये होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं इसमें नीड ज़रूरत नहीं होती किसकी, यूनियन कंपैटिबिलिटी की। बाकी तमाम तर जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन तमाम तर के अंदर जो है वो ये यूनियन कंपैटिबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर किसी तरह की भी यूनियन कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन दिखा दूँ। तो यूनियन के अंदर भी ज़रूरत है, डिफरेंस के अंदर भी ज़रूरत है और इंटरसेक्शन के अंदर भी ज़रूरत है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें यूनियन कंपैटिबल की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके आगे देखें, सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। सिलेक्ट करना फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करना, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये जनाब एग्जाम्पल है यूनिरी ऑपरेशंस की। यूनिरी ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन होते हैं? यूनिरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनका काम ये होता है या जिनकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये यूनिरी है, यानी सिर्फ एक है। ठीक है, इसी तरह से जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है दो है। जिस तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को दो बंदे हायर किए हुए हैं, अब दो बंदे उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। टर्नी का मतलब है कि तीन बंदे वर्क कर रहे हैं। इस तरह से यूनरी का मतलब है कि वन बंदे, और एनरे का मतलब है कि बेतहाशा या अनगिनत जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम करेंगे। तो ये बात याद रखिए, आपकी ना हैंडआउट से एग्जांपल दी हुई है कि सिलेक्ट करना, यानी पहले आपने किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं। आप जब फाइनल टर्म में आगे इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपने किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वही यूनरी ऑपरेशन होगा, या यूनरी जो हमारे पास फंक्शनैलिटी होगी वो कहलाएगी। यहाँ पे देखें, देयर आर दोज ऑपरेशन, ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो सिंपल एक रिलेशन के ऊपर कंसिस्टेंट होते हैं। दीज आर, ये कौन से हैं? सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। क्या आप पहले सेलेक्ट करो किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये यूनरी ऑपरेशन की एग्जांपल होगी। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन देखें, डैश इज सेम एज इक्वी ज्वाइन विद आ स्लाइटली डिफरेंस। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपको दिए गए ऑप्शन में से जवाब होगा जो कि इक्वी या इक्वल ज्वाइन की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। तो वो हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। यानी नेचुरल ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जो कि इक्वी ज्वाइन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आता है, स्लाइटली डिफरेंस होगा। तो नेचुरल ज्वाइन इज द राइट ऑप्शन हियर इज द प्रूफ। यहाँ पर आपके लिए प्रूफ है कि नेचुरल ज्वाइन जो है वो, ये देखें, नेचुरल ज्वाइन इट इज़ सेम एज इक्वी ज्वाइन। ये जो है वो सेम इक्वी ज्वाइन है, बट द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस क्या है कि नेचुरल ज्वाइन जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक दफ़ा ही अपीयर करता है या खाली एक दफ़ा लिखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट यहाँ पर जवाब बनेगा, यही हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो ये आपका क्विज़ था। होपफुली आपको तमाम तर रिक्वायरमेंट्स की, तमाम तर क्विज़ की क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपका हर क्वेश्चन 110% ठीक है, 110% करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ इसके एविडेंस भी दिया हुआ है। तो होपफुली ये आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।